we will go ahead with more questions. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, अगर कुछ रह भी गए, as I told you some questions were remaining, तो वो भी आज sequentially मैंने रख दिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, तो पहले वो कर लेंगे. The distance traveled by an object in time 100 plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is the speed and its error? Extremely simple question. हमें बताया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम. तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है? हमारे पास है टाइम का वैल्यू. टाइम का वैल्यू कितना है? 100. और एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम कितना है? 1 सेकेंड. क्लियर? सिमिलरली डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं x से, तो 5.2 मीटर. और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस डेल्टा x ये कितना है? 0.1 मीटर. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्पीड एंड इट्स एरर. तो आपको फाइंड करना है स्पीड एंड इट्स एरर. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्पीड. तो स्पीड मतलब लेट अस से v एंड उसका एरर मतलब डेल्टा v. फॉर्मूला ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो. What is speed? Distance upon time. So speed v is distance upon time मतलब x upon t. और आपको पता है कि एरर फाइंड करना अगर हो तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली एरर फाइंड करोगे कि फ्रैक्शनल एरर फाइंड करोगे? फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि डायरेक्ट एरर सिर्फ आता है एडिशन या फिर सबट्रैक्शन में. यहाँ पे क्या है? डिवीजन. डिवीजन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. जब जब मल्टीप्लिकेशन हो तो एरर डायरेक्टली नहीं मिलता, क्या मिलता है हमको? फ्रैक्शनल एरर. एंड फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करते हैं? इफ यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा v by v, डेल्टा v by v इक्वल टू डेल्टा x by x प्लस डेल्टा t by t. गुड, राइट? So if you remember this much, now we can directly solve this question. तो solution is very simple. तो पहले हम फाइंड कर लेंगे v which is x upon t. x कितना है? दिया है. कितना है? 5.2. और t कितना है? 100. ये 100 मतलब 10 पावर 2. ऊपर जाके क्या होगा? -2. तो कितना आएगा? 0.052 मीटर. तो 0.052 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे थे? स्पीड. तो 0.052 मीटर पर सेकेंड. देन इसके आगे व्हाट एल्स वी विल डू इज, इसके आगे क्या फाइंड करना है हमको? एरर. तो डेल्टा v बाय v. व्हाट इज डेल्टा v बाय v? डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा t बाय t, right? Then you will have, what is delta x? What is delta x? 0.1. What is x? 5.2 plus delta t. delta t था 1 सेकेंड. ये 15 नहीं, ये क्या है? 1 सेकेंड. और t कितना है? 100. 0.1 और नीचे 5.2, तो दोनों का पॉइंट डायरेक्टली हटा सकते हो. तो क्या आएगा? 1/52 प्लस 1/100. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 100 और ये 52. 100 प्लस 52/52 इंटू 100. करेक्ट? तो ये आ जाएगा 152. कितना आएगा ये? 152/52 इंटू 100. करेक्ट? राइट? मैं आपको रफली बता देता हूँ अप्रोक्सीमेटली. तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 जा, ये 3 जा. 150/50 अप्रोक्सीमेटली. ये 100 है, ऊपर आके क्या होगा? -2. तो कितना आएगा? 0.03 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? अप्रोक्सीमेट है. एग्जैक्ट करने जाओगे तो 0.03 के बहुत पास में मिलेगा, तो 0.029. तो हमने क्या किया? अप्रोक्सीमेट. अगर हम एग्जैक्ट करते तो क्या मिलता? 0.029. क्या मिलना चाहिए था? 0.029. 0.029 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A large ball 2 meter in radius
ये रियल लाइफ क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास एक लार्ज बॉल है जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर, इज मेड अप ऑफ अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ एज लेंथ 4 mm, neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? मतलब क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक रोप है, रोप मतलब एक रस्सी है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट दे डू इज वो कुछ तो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, उनके पास एक रस्सी होती है, फिर काम हो गया तो उस रस्सी को वो पूरा फोल्ड करके एक बॉल बना के रख देते हैं। तो हमारे पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग है। नॉर्मली नॉर्मली जो वायर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मली वायर या फिर थ्रेड इट इज हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो नॉर्मली क्रॉस सेक्शन मतलब जब आप उसको काट के देखोगे, बेस्ट एग्जांपल इज हियर, मेरे पास एक वायर है, उसको अगर मैं कट करके फ्रंट साइड देखता हूँ तो क्या दिखता है, सर्कल। तो वायर का या थ्रेड का क्रॉस सेक्शन नॉर्मली क्या होता है, सर्कल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर। यहाँ पे बोला है रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो ये जो रस्सी है हमारे पास, ये जो रोप है, इस रोप का क्रॉस सेक्शन मतलब जब कट करोगे तो क्या आएगा, वो स्क्वायर। एंड यू नो हाउ डज अ स्क्वायर लुक लाइक। तो स्क्वायर तो पता ही होगा बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। मतलब रस्सी जो है वो बेसिकली यू हैव काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ रोप, क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, स्क्वायर। नॉर्मली क्या होता है, क्या होता है, सर्कल। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, राइट। और एज लेंथ, एज लेंथ मतलब ये जो स्क्वायर है इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड कितना बोला आपको, 4 mm। मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ लेट अस से ए। तो ये वही स्ट्रिंग है, सिर्फ ये हम देख रहे हैं दूसरे साइड से। ये वही रोप है जो ये रोप है, तो दोनों में से कोई भी एक, राइट। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब तो ये रोप था और इस रोप को यूज करके, इसको यूज कर रहे थे, काम हो गया, काम हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड करके रख देते हैं ना, फोल्ड करके रख देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एयर गैप्स, नॉर्मली क्या होता है, एयर गैप। पर इन्होंने क्या बोला है कि एयर गैप्स भी नहीं है, तो इस रस्सी को फोल्ड करके हमने क्या कर दिया, एक बॉल बना दिया। इस बॉल का रेडियस कितना, 2 मीटर, करेक्ट। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये जो बॉल है ये किससे बना है, इसी इसी रोप से। तो दिस बॉल इज मेड अप ऑफ द सेम रोप, और इस रोप का क्रॉस सेक्शन था स्क्वायर, इस बॉल का रेडियस है 2 मीटर, राइट। अब सिर्फ एक एग्जांपल समझ लो, एक सिंपल सा, मैं आपको एक सिर्फ कंपैरिजन के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका इस क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इफ आई हैव, मेरे पास सपोज, इमेजिन ये 1 लीटर का पानी बॉटल है, इमेजिन है नहीं वैसे, इमेजिन इज 1 लीटर, करेक्ट। इसका शेप है सिलेंड्रिकल, क्योंकि बॉटल का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। अब इसको पानी को मैं किसी और बर्तन में निकाल के रख देता हूँ, राइट। तो कितना रहेगा, ये 1 लीटर, तो वो कितना रहेगा, गुड। मतलब वॉल्यूम इज सेम। तो हमारे पास जो रस्सी थी, इसका जो वॉल्यूम आएगा वही वॉल्यूम इसका आएगा, क्योंकि ये किससे बनाया, इसी स्ट्रिंग से, सिर्फ उसको फोल्ड करके रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल, स्फीयर मतलब बॉल, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आपको पूछा गया था, आपको दिया है रेडियस, तो रेडियस ये आ गया आपके पास कितना, लेट अस से आर। ये आर क्या दिया है आपको, 2 मीटर। और क्या दिया है आपको, बोला है ये जो रोप है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, इसका एज, एज मतलब ये ए साइड, ये कितना है, 4 mm। 4 mm मतलब 4 × 10⁻³ मीटर। आगे क्या बोला है, निग्लेक्टिंग द एयर गैप, तो एयर गैप दिखाया नहीं हमने, राइट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, मतलब ये जो लेंथ है एल, व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो फाइंड क्या करना है, लेंथ।
आपको फाइंड करना है लेंथ, ये है गिवन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। तो फॉर्मूला ऑलरेडी बना दिया, क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, जितना वॉल्यूम रोप का था उतना ही वॉल्यूम बॉल का आएगा, करेक्ट, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ रोप, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम, नहीं नहीं भाई मत करो, एक हाँ यस, एरिया इनटू लेंथ। अगर हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर हो, मतलब सिलेंडर, अगर मेरे पास वायर का क्रॉस सेक्शन होता सिलेंडर, तो ये लेंथ होता L, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर L। पाई आर स्क्वायर क्या होता है A, ये क्या होता है L। हमारे पास जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है स्क्वायर। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ रोप, वॉल्यूम ऑफ रोप क्या आएगा, एरिया इनटू लेंथ, करेक्ट, इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ बॉल। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ बॉल, 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ ऊपर के सरफेस का एरिया होता है। हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया किसका, एरिया रोप का, एरिया क्या आएगा A इंटू ए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड क्या है A, तो ये क्या आएगा A स्क्वायर इंटू N इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमको क्या पूछा था, लेंथ टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो लेंथ का फॉर्मूला बन गया L इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A स्क्वायर, सिर्फ A स्क्वायर को डिवाइड कर लिया तो बन गया लेंथ का फॉर्मूला। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, R की वैल्यू कितनी थी 2 का क्यूब 8, ये कितना था 4 mm, 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, करेक्ट। ये 3.14 और रफली रफली कितना 1। अब रफली रफली क्यों कर रहे हैं, हमको पूछा ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या पूछा है 10 का कितना पावर, हमको एग्जैक्ट आंसर पूछा है कि नहीं पूछा है, तो क्या फाइंड करोगे अप्रोक्सीमेट, तो इसको कर दिया कैंसिल, 4 इंटू 8 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 10 पावर -6, 1 जाएं तो 2 इंटू 10 पावर 6 प्लस 6, 10 पावर -6 ऊपर गया ना, तो किस में आया मीटर में। आपको याद है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग पहले नंबर को लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, क्या था साइंटिफिक नोटेशन, a इंटू 10⁻n, और ये a ये होना चाहिए 0.5 से 5 के बीच में। हमारा नंबर क्या आया 2 इंटू 10⁻6, और ये 2 मतलब कौन a, ये है क्या 0.5 से 5 के बीच में, यस, तो ये जो 6 है वो कौन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखना चाहिए सिर्फ 6, तो उन्होंने लिखा है 10⁻6, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6। लेकिन अगर आप लिखोगे 10⁻6 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10⁻6 मीटर, करेक्ट, तो 10⁻6 मीटर, तो हमारा आंसर क्या आया, करेक्ट आया। क्वेश्चन समझ में आया, हमारे पास जो रस्सी थी उसको क्या शेप दे दिया बॉल का, तो जितना वॉल्यूम रस्सी का था वो कितना हो गया बॉल का। रस्सी का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एरिया इंटू लेंथ, और बॉल का कैसे निकालते हो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद क्या करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। Let us move ahead with the next question. So what is order of magnitude here? Order of magnitude is 6, लेकिन 10⁻6 मीटर लिखोगे तो भी चलेगा, nothing wrong. अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रेडियस, ध्यान दो यहाँ पे, what do you mean by nucleus? What is nucleus? Center of atom. तो आपको पता होना चाहिए in any atom you have a positively charged nucleus, उसके अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब और न्यूक्लियस के बाहर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट। न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे
फॉर एग्जाम्पल पुणे में रहने वालों को पुणेकर बोलते हो, मुंबई में रहने वालों को मुंबईकर बोलते हो, वैसे न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है न्यूक्लियॉन, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन आएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आपको बोला है न्यूक्लियर रेडियस हैज अ डिपेंडेंस ऑन मास नंबर। अभी मास नंबर मतलब क्या, पहले वो समझ लो। देखो बेसिकली पीरियोडिक टेबल अभी आपका केमिस्ट्री में शुरू हो ही गया होगा, थोड़ा बहुत पता होगा ही। तो सबसे बेसिक एलिमेंट है हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, राइट। देन होता है हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में, करेक्ट। तो किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका जो प्रोटॉन नंबर है हम लोग वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब Z की वैल्यू 1 बोला तो समझ में आना चाहिए कौन है, हाइड्रोजन। Z की वैल्यू 2 मतलब कौन है, हीलियम। Z की वैल्यू 3 मतलब कौन है, लिथियम। तो वी यूज नंबर ऑफ प्रोटॉन टू क्लासिफाई एलिमेंट। एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्रोटॉन का नंबर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मास नंबर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर वेरी लाइट कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको एक भी चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन ये 1840 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इमेजिन these are protons, imagine you also have न्यूट्रॉन्स। और ऑर्बिट में कौन था, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत लाइट है। तो मैक्सिमम मास अराउंड 99% मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट, करेक्ट। तो मुझे अगर एक एटम का मास बताना है तो मैं सिंपली इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देता हूँ, छोड़ दो, राइट। और अगर आपको याद होगा जब हमने ये देखा था कि स्मॉल मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो हम कार्बन 12 का मास लेते हैं। कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 12। डिवाइड क्या करते हैं, 12। मतलब एक प्रोटॉन का मास मतलब ही एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक लेवल पे जैसे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको मास के लिए कंपैरिजन करना है तो क्या कंपेयर करते हो, 1 kg। 1 kg सब्जी लेने गए तो 1 kg का पत्थर रखोगे एक साइड में, दूसरी साइड क्या करोगे, बैलेंस। तो स्टैंडर्ड यूज टू कंपेयर मास इन रियल लाइफ इज हाउ मच, 1 kg। कितना, 1 kg। ओके। तो सिमिलरली जब आप एक एटम का मास मेजर करोगे तो हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे वहां पे था इन टर्म्स ऑफ 1 किलोग्राम, यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। तो मुझे अगर पता करना है कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना, तो हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन, एक, राइट। तो मैं बोलूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन तो स्टैंडर्ड है ना, कंपैरिजन के लिए यूज किया। अगर 2 प्रोटॉन होते तो कितना होता, 2। 3 होते तो कितना होता, 3। अब अगर मैं हीलियम का न्यूक्लियस लेता हूं तो हीलियम का एटम, उसमें क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी बहुत लाइट है क्योंकि 99% मास कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस से। तो हीलियम का मास कितना होगा, 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। लिथियम का कितना होगा, 6, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, राइट। तो किसी भी एटम का मास, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं उसको, मास। तो मास नंबर क्या बताता है,
हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर। जब मैंने बोला कि एक एलिमेंट का मास है 2, तो उसका मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 2, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं 2। मैंने बोला अगर 6 है, मास नंबर इज 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 6। तो वो जो मास नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और जो प्रोटॉन नंबर होता है मतलब एटॉमिक नंबर, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर, वो डिनोट होता है Z से। तो याद रखना। अब इतना सब क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है, क्वेश्चन में बोला है न्यूक्लियर रेडियस R हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर A। तो मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। as r equal to 1.3 into 10 raised to minus 16 a raised to 1 by 3 meter। मतलब ये भी ऑब्वियस है, इट इज वेरी सिंपल थिंग। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने कम होंगे तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, कम, राइट। इसके लिए अगर आप देखोगे तो रेडियस इज इक्वल टू 1.3 into 10 raised to minus 16 a raised to 1 by 3। a जितना ज्यादा उतना ही r ज्यादा, तो r is proportional to a raised to 1 by 3। यहाँ तक समझा क्वेश्चन। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना ही ज्यादा मास नंबर, उतना ही ज्यादा रेडियस। तो सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, हाइड्रोजन का, राइट। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का सबसे छोटा रेडियस है। देन आगे बोला है फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 125 ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब फॉर a इक्वल टू 125 obtain the order of magnitude। तो r equal to 1.3 into 10 raised to minus 16 125 का क्यूब रूट 5। 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, करेक्ट। तो 1.3 into 10 raised to minus 16 into 5, 1.3 into 5, 13 5 का कितना 65, तो कितना आएगा ये 6.5, कितना आएगा। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 6.5 into 10 raised to minus 16 मीटर। लेकिन जब a into 10 raised to n का फॉर्म लिखते हो तो ये जो a है ये क्या होना चाहिए 0.5 से 5 के बीच में है क्या, ये क्या है 6.5। तो एक काम करेंगे, इसको लिख देंगे 0.65 into 10 क्योंकि 6.5 था तो क्या लिखा 0.65, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 into 10 raised to minus 16। तो ये कितना आ गया 0.65 into 10 raised to, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -15। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -15। therefore order of magnitude is -15। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान में यहाँ पे क्विकली, an object is falling freely, what do you mean by free fall? falling freely का मतलब क्या होता है, what is the meaning of falling freely? what is the meaning of an object falling freely? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे एयर नहीं है ऐसा अज्यूम किया, तो वी अज्यूम देयर इज नो एयर, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, मतलब एयर उसको अपोज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। और इंटरेस्टिंगली आप आगे जाके सीखोगे ग्रेविटेशन में, इसी साल में 5th नंबर चैप्टर में, अगर आपने एक हाथी को और एक पेपर को एक हाइट से छोड़ दिया तो दे विल रीच द ग्राउंड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। हमें ऐसा लगता है कि हाथी पहले आएगा, वो अंडर वन कंडीशन एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे तो, क्योंकि फॉर एलिफेंट देयर इज लेस एयर रेजिस्टेंस एंड फॉर अ पेपर देयर इज मोर एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस अगर ले रहे हो तो उसको फ्री फॉल नहीं बोलते हो। फ्री फॉल किसको बोलते हो, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया, मतलब हमने एयर निग्लेक्ट कर दिया, मतलब एयर नहीं है, तब उसको क्या बोलते हो फ्री फॉल।
An object is falling freely under gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी कितना है v. If v depends upon gravitational acceleration g, मतलब v ये g पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस क्या है h, तो v depends on g and h. Prove with dimensional analysis that v equal to k under root of g by h. अब इसके टोटल 3 सॉल्यूशन है, लेकिन आपको तीसरा सॉल्यूशन बिल्कुल परमिशन नहीं है, क्योंकि क्लियरली बोला है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. नहीं तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन था, हमको पता था काइनेमेटिक्स का इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज करना मतलब पहले पकड़ के रखा था, पकड़ के रखना मतलब u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, फिर ये कहाँ जाएगा नीचे, मतलब एक्सेलरेशन होगा, क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटी. तो a की जगह पे क्या आएगा, और डिस्टेंस फॉरवर्ड कितना बोला है h, तो s की जगह पे क्या आएगा h. तो v स्क्वायर क्या आ गया 2gh, तो v क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh. ये अंडर रूट 2 को अलग कर दो, अंडर रूट gh को अलग कर दो. हमको गिवन इक्वेशन क्या प्रूव करना था, v इक्वल टू k रूट ऑफ gh. व्हाट इज k, कितना आया रूट 2, हो गया प्रूफ, आ गया v इक्वल टू k रूट ऑफ gh. लेकिन ये मेथड यूज नहीं करना है, उन्होंने बोला है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो फिर भी 2 मेथड और है. तो मेथड नंबर 1 पहले ये देख लेते हैं. तो सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, दोनों मेथड से करेंगे. एक सबसे पहला मेथड जो हमने सीखा था, इन्होंने क्लियरली बोला है कि v किस पे डिपेंड करता है, g पे, और किस पे डिपेंड करता है h पे. करेक्ट, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, बोला है ना, इफ v डिपेंड्स ऑन g एंड h. तो g पे कैसे डिपेंड करता है पता है क्या, नहीं, तो g रेज टू सम नंबर a b c d x y z, जो पसंद आए वो ले लो, g रेज टू a. मैं a नहीं लूंगा क्योंकि g भी एक्सेलरेशन और स्मॉल a भी नॉर्मली होता है, तो g रेज टू x, करेक्ट, और h रेज टू y, राइट. तो फिर ये जब हटाओगे तो क्या लिखोगे, सम कांस्टेंट k, g रेज टू x, x रेज टू y, इक्वेशन नंबर 1. अब आप बोलोगे यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स. तो v के डायमेंशंस इक्वल टू k के डायमेंशंस नहीं है, g के डायमेंशंस रेज टू x और h के डायमेंशंस रेज टू y. v क्या था, वेलोसिटी. वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 t minus 1. g कौन है, एक्सेलरेशन, t minus 2 रेज टू x. उसके बाद व्हाट इज h, h इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1, नहीं ओनली L1, क्योंकि डिस्टेंस इज डिस्टेंस L1 t0 m0 रेज टू y. तो डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस इज जस्ट L1, दैट्स इट. तो ये आ जाएगा L1 t minus 1, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है, L रेज टू x, t रेज टू minus 2x, L रेज टू y, L रेज टू 1, t रेज टू minus 1. बेस सेम है तो पावर का एडिशन, t रेज टू minus 2x, करेक्ट, राइट. Then what? Do you remember पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे फिजिकल क्वांटिटी है वही राइट हैंड साइड पे होगा. इसका मतलब L का जो पावर लेफ्ट हैंड साइड में है वही पावर राइट हैंड साइड में. तो L का पावर क्या है, x plus y इक्वल टू क्या आएगा 1, एंड minus 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1/2. ये x इक्वल टू 1/2 यहाँ डालोगे तो 1/2 प्लस y इक्वल टू 1, करेक्ट. तो y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2. Therefore x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2. तो पुट
x equal to 1/2 and y equal to 1/2 in equation number 1. Equation number 1 याद है? याद है क्या? Yes, b equal to k g raised to x h raised to y, g raised to x raised to y. तो v equal to k अंडर रूट ऑफ g and अंडर रूट ऑफ h हो गया प्रूव. ये मेथड नंबर 1. अब मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं. मेथड नंबर 2 ज्यादा इजी है. मेथड नंबर 2 में क्या करोगे, ध्यान दो यहाँ पे. मेथड नंबर 2 में पहले हम इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. क्या है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड? v. v के डायमेंशंस क्या आएंगे? L1 t-1. फिर हम इक्वेशन का राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल लेंगे. व्हाट आर राइट हैंड साइड क्या था? अंडर रूट ऑफ, अरे अंडर रूट ऑफ जी एच. अंडर रूट ऑफ जी मतलब जी रेज टू हाफ. एक काम करेंगे, जी एच रेज टू हाफ. जी के डायमेंशन होते हैं L1 t-2. h होता है L1 रेज टू हाफ. करेक्ट. देन L रेज टू 1 और L रेज टू 1, L रेज टू 2 और T रेज टू -2 होल रेज टू हाफ. मतलब कितना? L1 t-1. लेकिन यही तो डायमेंशंस थे लेफ्ट हैंड साइड के. मतलब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस आर सेम. तो देयरफॉर इफ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ LHS equal to dimensions of RHS. Therefore you will have V equal to K into root of GH. तो ये भी चलेगा. लेकिन अगर आप कॉलेज में एग्जाम लिख रहे हो तो आई एडवाइज यू यूज मेथड नंबर 1. मेरे यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इसके भी मार्क्स आपको दूंगा. मेथड नंबर 2. राइट. So this was a very simple question, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का हमने पहले भी ऐसा एक यूज देखा था. टू डिराइव टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इट वाज k अंडर रूट ऑफ L/g. यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन हो गया v इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ g इनटू h. ऐसे आप बाकी भी इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो. इवन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन mv², ये भी आप डिराइव कर सकते हो, k into mv². So let us move to next question now. Question number 10. If v equal to at plus b upon t plus c plus b0 is dimensionally valid. Dimensionally valid इक्वेशन होना मतलब हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होना. इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है? 4. तो चारों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम. Obtain the dimensional formula for A, B and C, where V is velocity. मतलब V क्या है? Velocity. T is time, मतलब T is time and V0 is initial velocity. तो हमारे पास इक्वेशन क्या था? V equal to at plus B upon T plus C plus V0. तो पहले सबसे पहले बेसिक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर. जब आप एक इक्वेशन में 2-3 टर्म्स का एडिशन कर रहे हो, मतलब इन सारे के सारे टर्म्स की वेलोसिटी क्या है, मतलब डायमेंशंस क्या है? सेम. नॉट वेलोसिटी बट डायमेंशंस सेम. मतलब at का डायमेंशन क्या आएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन. सेकेंड टर्म कौन है? b अपॉन t प्लस c. इसका डायमेंशन क्या आएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन. और इसको तो वैसे भी बोला है वेलोसिटी, तो उसको तो छोड़ दो फिलहाल. तो इन अ इक्वेशन इफ यू हैव 4 टर्म्स, तो चारों टर्म्स का डायमेंशन क्या है? सेम. मतलब at का डायमेंशन इक्वल टू v का डायमेंशन, b अपॉन t प्लस c का डायमेंशन मतलब v का डायमेंशन. देन आल्सो हमने पहले भी देखा था, मैंने बताया था फिजिक्स में आप कभी भी डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड करते हो, टाइम में टाइम ही ऐड करते हो, स्पीड में स्पीड ही ऐड करते हो. ये एक एग्जांपल है. स्पीड इक्वल टू स्पीड प्लस स्पीड प्लस स्पीड. राइट. सिमिलरली टाइम में क्या ऐड होगा? टाइम. तो नीचे क्या लिखा है? t प्लस c. तो अगर नीचे t प्लस c लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि c का डायमेंशन, इसका मतलब क्या होता है? t प्लस c लिखना मतलब
C और T दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम, राइट, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो since we can add or subtract quantities, we can add or subtract quantities having same dimensions only। तो जिस क्वांटिटी के डायमेंशंस सेम है उसी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब जो C है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, जो T के डायमेंशन, तब जाके तो ऐड हुआ, नहीं तो ऐड होगा क्या, नहीं होगा। टाइम प्लस टाइम ही होता है, तो T टाइम है तो C भी क्या है, टाइम। तो टाइम के डायमेंशंस क्या है, T⁻1, तो T⁻1। C के डायमेंशन क्या है, M0 L0 T⁻1, ये हो गया। देन अगेन यहां से V इक्वल टू A इंटू T से V के डायमेंशंस क्या है, L1 T-1 इंटू A के डायमेंशंस इंटू T के डायमेंशंस कितने हैं, T1, राइट। B के डायमेंशंस क्या थे, L1 T-1, A तो फाइंड करना है, T के डायमेंशंस क्या है, T⁻1, तो A के डायमेंशंस क्या आएंगे यहाँ से, L1 T-1 अपॉन T, ये ऊपर जाएगा तो T-2, तो A के डायमेंशंस क्या आएंगे, L1 T-2, M0 L1 T-2, किसके A के, M0 L1 T-2। अब हमने और एक इक्वेशन लिखा था, V इक्वल टू B अपॉन P प्लस C, ऑल्सो V इक्वल टू, ये पार्ट 3 चालू हो गया, यहाँ से हमने पार्ट नंबर 2 चालू किया था, यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 चालू किया था। एनीवेज, तो यहाँ पे V के डायमेंशंस इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन, V के डायमेंशंस अपॉन T प्लस C के डायमेंशंस। लेकिन V के डायमेंशंस क्या है, L1 T-1, B के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, और नीचे टाइम प्लस टाइम इज टाइम, तो टाइम प्लस टाइम इज टाइम, तो टाइम के डायमेंशंस क्या आएंगे, T1, ये जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, L1 T-1 T प्लस 1, T-1 और T+1 क्या कैंसल, तो B के डायमेंशन अल्टीमेटली कितने बचे, L1, तो M0 L1 T0, M0 L1 T0 हो गया, खत्म, राइट। तो डिफिकल्ट था क्या ये, गुड।